हेलो एवरीवन, क्लास 10th की मैथ में आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उम्मीद है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी अभी इस चैनल पर आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वो एक बार उसको जाकर पहले पढ़ लें। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद बीच में हमने कहा था कि हमको अभी इसके कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ने। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ही एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका मतलब नाम से क्लियर है कि यहाँ पे दो चीजों की बात की जाएगी, हाइट और डिस्टेंस में। कैसे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। सपोज दैट यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई पोल है, उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे उसका क्या डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इसके टॉप का क्या डिस्टेंस है, इतनी ही बातें यहाँ पर की जाएंगी। या इनके बीच जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे। इट मीन्स अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस इस एंगल के सेंस में और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अगर इसमें से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़कर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम ये तो जानते हैं कि इनमें से कोई भी दो वैल्यू दे दी जाए, परपेंडिकुलर बेस दिया जाए तो हम ये भी निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम एंगल को भी निकाल सकते हैं साइन टेन या कॉस कुछ भी लगा के, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है तो हम टेन लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन से ऐसे वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पोल है, इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई आदमी, कोई ऑब्जेक्ट, इससे इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन होगी ये होगी हॉरिजेंटल लाइन। ये कौन क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइन। और यहां से जब वो देख रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहां से देखने पे यहां से यहां ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर इसको टॉप को हम देखें, इसके टॉप को, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो लाइन ड्रॉ हम करेंगे इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ये वर्ड जो होंगे ये क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। इनको हम इस तरह से कन्वर्ट करके फिर इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करेंगे, जो सारी चीजें हम पहले से भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ दो बातें नहीं आएंगी हमारे सामने, दो चीजें और आएंगी। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों चीजें क्या है पहले उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। ये बात तो इतना समझ में आया होगा कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट क्या है। वर्टिकल लाइन हमने क्या कहा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पोल है या कोई एक टावर है, तो वहां पे ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, उसे हम लोग वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट जो यहां से हम कोई मान लीजिए यहां से इस टावर को देख रहा है, ठीक है, तो ये यहां पर जो भी होगा उससे उस पोल का डिस्टेंस या टावर के डिस्टेंस उसे जिस हॉरिजेंटल लाइन से शो करेंगे यहां पर। और यहां से अगर इसके टावर के टॉप को देखें तो ये जो लाइन हम मिलाएंगे यहां से और इसके टॉप को, वो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। अब यहाँ पे वो दो चीजें और रहेंगी ना, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले उसको समझाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन पहला, और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दो की बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या है, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, यहां पर एक पर्सन है,
इसको हाइट को h मान लेते हैं, इसको x। यहां से अगर वो देखना शुरू करता है तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ये सामने की तरफ देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी अगर यहां से सामने देखता है, और जब ये इसके टॉप को देखेगा तो जब इसके टॉप के साथ जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा यही एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? देखिए अगर हम यहां पर रखें, ये है ना, यहां से हम देखना शुरू करते हैं तो ये सामने देखेंगे तो ऐसे ही होंगे, और ऊपर देखने के लिए हम ऐसे ऐसे अपनी निगाह ऊपर करेंगे ना, नजर को ऐसे ऊपर करेंगे। जहां पर ये हमको एंगल ये इसका जो पोल का जो टॉप है जब हमको दिखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल जहां हम पहले से ही देख रहे थे, सामने की तरफ देखने पर ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही थी ना, तो इसके साथ ये वाली लाइन जो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी टॉप की तरफ देखने पर, ठीक है, तो वो जो होगा ऊपर की तरफ देखने पर जब हम एंगल को फॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात हुई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन में सेम वही, एक टावर ले लेते हैं या एक पोल ले लेते हैं, यहां पर मान लीजिए कोई नाव है, ठीक है ना, यहां नाव है, तो यहां पर अगर कोई पर्सन खड़ा है और वो देखेगा तो वो कैसे देखेगा? वो नीचे की तरफ ही देखेगा ऐसे। सपोज करिएगा, देखिए अगर हम नॉर्मल स्ट्रेट यहां पे खड़ा तो स्ट्रेट देखेगा तो यही होगा ना, देखिए सामने एकदम ऐसे स्ट्रेट होगा। फिर जब ये इसको देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? नजर नीचे की तरफ करता जाएगा ना, या देखिए 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 देखिए, और जैसे ही ये उसे देखेगा तो इस वाले लाइन के साथ ये जो लाइन जब वो स्ट्रेट सामने की तरफ देख रहा था, यहां से अगर सामने देखेगा तो ये एक लाइन ड्रॉ हम करेंगे ना, ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा यहां से सामने की तरफ। इस वाले लाइन के साथ जब वो नीचे यहां से बेंड होना शुरू हुआ ना, जब नीचे की तरफ आ रहा था तो ये वाला एंगल बना रहा था ना, यही एंगल हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दोनों एंगल अच्छे से समझ में आए। तो जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ टॉप को देखेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा ये सोचना है कि अगर हम नॉर्मली खड़े हों तो हमसे एक स्ट्रेट लाइन, जब हम ठीक सामने देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, इसके साथ ही हम एंगल की बात करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसके नीचे अगर हम आएंगे, ये है, अगर इस सामने देख रहे हैं उसके नीचे अगर हम आते हैं तो वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही एक लाइन थी, जब हम यहां से सामने देख रहे थे तो नीचे की तरफ जब देखना शुरू किए, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ बनेगा? ये वाला एंगल होगा, ये वाला नहीं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये एंगल नहीं होगा। कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जब ऊपर देखने के लिए हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे तो इसी लाइन के साथ जो एंगल हम बना रहे थे उसे हम क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दो चीजें मेन थी जो यहां समझना था। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इस एंगल और इस एंगल के रिस्पेक्ट में? देखिए दोनों है कुछ नहीं, सिमिलर है। कैसे? अगर आप यहां से समझने की कोशिश करें, देखिए अब इसको हटा देते हैं, एक लाइन से यहां समझाते हैं। अगर यहां पर एक लाइन बना देते हैं, यहीं पे ऑब्जेक्ट होगा आपका जिसे हम देख रहे हैं, यहां से ये देखिए, अगर ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें तो दोनों एक पैरेलल लाइन है कि नहीं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट कर रही है। देखिए तो हम जानते हैं ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। और ये कौन सा एंगल होगा? ये एक दूसरे की क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है। और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स, है ना। सो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस थीटा के सेंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर क्या हम ये और ये फाइंड आउट नहीं कर सकते? इनमें से कोई भी दो दिया होगा, तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिगर अलग तरह से बनेगा, लेकिन फिर हम उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, और तब हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे? वो अभी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी एक क्वेश्चन लगाते ही वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं समझना इसे एग्जाम्पल नंबर 1 से।
हमारा पहला एग्जांपल है, कह रहा अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो हमने बताया था ना वर्टिकली हम कैसे शो करेंगे, ये एक टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, दिखा दिया हमने, इसे ए बी से शो कर दीजिए। ये ए बी एक टावर ले लिया हमने। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड पर ही एक पॉइंट है जो इस टावर के फुट से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। दिया है ना यहाँ पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर की फुट से वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, सॉरी 15 मीटर। यह हो गया। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। इट मींस यहां से वो देख रहा है ना, वो कहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री है। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। हम क्या मान लेते हैं यहां से, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि इस टावर की जो हाइट है वो हम क्या मानते हैं, h मान लेते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल, देखिए अगर इसे ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो बहुत से हमने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं जहां पर हमको बेस दिया हो, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना। इस एंगल के सेंस में अगर ये देखें तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या अगर बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर ये एंगल दिया हुआ है। इसके सेंस में देखिए हमको याद रखना है, ये तीन चीजें बहुत मेन है। एक tan का रेशियो याद रखिएगा, tan cos, sin cos और tan, ठीक है ना। इन तीन के याद है तो लगभग क्वेश्चन लग जाएंगे, sin cos और tan। तो यहां पे देखिए इनमें से क्या लगेगा, कौन कौन से हैं, बेस और परपेंडिकुलर, क्या लगा सकते हैं, tan लगेगा ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, यहां पे अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में लगाएं tan 60 डिग्री, या tan C इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू, या tan C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन बेस, इट मींस AC। tan 60 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमने क्या वहां पे माना, h ना, हाइट को h मान लेते हैं, AC 15। tan 60 की वैल्यू होती क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहां पे लिख देते हैं √3 इंटू h बाई 15। तो अगर यहां से देखें h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 15√3 बाई 15√3 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या होगा 15√3 मीटर। यही हो गया हाइट ऑफ द टावर। क्या क्वेश्चन बहुत टफ था, नहीं, बस क्वेश्चन को करना क्या है, पढ़ना है अच्छे से, और इस फिगर को अगर बनाने में हम कामयाब हो गए। इसीलिए एक बार फिर से समझिए, देखिए जैसे जैसे वो कह रहा था वैसे वैसे हम करते हैं। क्या कहा, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हमने ग्राउंड पर क्या किया, एक वर्टिकली टावर खड़ा कर दिया। कह रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे जो इस टावर के फुट से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, 15 मीटर के डिस्टेंस पर है। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब हम यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे थे, यहाँ ऊपर की तरफ, देखिए क्या था, यहां से सामने देख रहे थे ना, जब ऊपर की तरफ देखें तो ये जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना डिग्री था, 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तुरंत हमने इसे क्या मान लिया, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। इस ट्रायंगल में सॉल्व कर दिया इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15√3। इतना ही करना था, नोट कर लीजिए इसे एक बार अच्छे से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। कह रहा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर ऑन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट क्या है,
5 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर एक पोल है, इसकी हाइट ले लेते हैं। पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अगर हम इस पोल को ए बी लेते हैं ना, तो कह रहा है, किसी को भी ए बी मान सकते हैं, कुछ भी, तो कह रहा है एक पॉइंट हमको लेना है इससे 1.3 मीटर बिलो। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना बी, इससे 1.3 मीटर बिलो हमको एक पॉइंट ले लेते हैं। कह रहा है ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर शी नीड टू रीच द पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी हमको इससे कहां तक पहुंचना है, 1.3 मीटर नीचे ही पहुंचना है, क्योंकि देखिए यहाँ वायर्स वगैरह होंगे ना, फॉल्ट तो यही होगा, ऐसे वायर रहते हैं। अब क्या कह रहा है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। एक सीढ़ी लेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब हमको क्या करना है, यहां से एक लैडर लेना है, सीढ़ी। बात समझिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन से शो करेंगे आप, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो हमको बताना है कि अगर इसे 60 डिग्री पर इंक्लाइंड कर दें, तो 60 डिग्री पर अगर ये है तो इस लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए। और साथ में देखिए भी कह रहा है दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल would enable her to reach the required position and also how far from the foot of the pole। अब हमको ये भी बताना है कि ये जो पोल के फुट से, जो ये नीचे से है, ये कितने डिस्टेंस पर है। तो इसे हम मान लेते हैं x और इसे हम मान लेते हैं h। लेट द हाइट ऑफ द लैडर बी h एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल बी, द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल बी x, ठीक है। तो हम लोग क्या ले, दो चीजें हमको पता चल गई, ठीक है ना। हाइट हमने मान लिया, इस लेडर की जो है उसे h मान लिया, और ये हमको ये दोनों फाइंड आउट करना है। ये बताइए, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इसे पॉइंट देते हैं ना C और D। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि AB की जो वैल्यू है वो कितनी है। AB इज इक्वल्स टू 5। ये पूरा 5 क्या है, ये पूरा है ना, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, पूरे पोल का, पोल यहां तक है, तो ये पूरा पोल का हाइट कितना है, 5। अब हमको अगर AC निकालना हो, और हम BC के भी BC की वैल्यू भी जान ही रहे हैं 1.3। BC जो है वो कितना है, 1.3 है ना, C जो है वो कितनी, B से 1.3 मीटर बिलो है। अगर यहां से AC की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम आराम से लिख सकते हैं AB माइनस BC। अगर AB में से BC को माइनस कर दिया जाए तो AC ही तो आएगा। ये वाली वैल्यू तभी ना आएगी जब इस पूरे में से इतने को हटा दिया जाए। तो यहां से क्या हो गया, 5 माइनस 1.3, आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे 1.3 को तो 3.7। ये हमारी वैल्यू आ गई AC की। जब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये 3.7 है यहां से यहां तक, तो क्या अगर हमको एक एंगल और एक साइड पता है तो ये वाला नहीं निकाल सकते, हाइट ऑफ लैडर नहीं निकाल सकते। लेट द हाइट ऑफ द लैडर भी क्या मान लिए थे हम, h माने हुए ना इसे। तो अब बताइए, यहाँ परपेंडिकुलर है, इसके सेंस में तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस इस एंगल के सेंस में देखे तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर क्या हो गया AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया CD। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमको, AC कितना है 3.7 अपॉन CD की वैल्यू हमको नहीं पता, इसे हम h माने हुए हैं तो h लिख देते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। अब यहां से देखें, अगर h की वैल्यू, h को यहां ले आते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, 2 आएगा यहाँ 3.7 से मल्टीप्लाई करेगा, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। देखिए क्वेश्चन में गिवन है √3 की वैल्यू हमको क्या लेना है 1.73। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 7 14 कैरी 1 2 7 6 अपॉन 1.73, ठीक है।
अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7.4 अपॉन 1.73 कैलकुलेट अगर आप कर लेंगे, इसको डिवाइड करना आपका काम है, तो 4.28 समथिंग, 4.28 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, इतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, वो डिवाइड कर लेंगे ना। अब हम यहां से क्या करेंगे, डिवाइड तो आपको आती होगा। अब उसके बाद हम करना है कि जब हमने हाइट निकाल लिया, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया, एच की वैल्यू आ गई, इसलिए हमने आपको आंसर यहाँ बता दिया, सॉल्व करके डिवाइड करके देखिएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब ये देखना है कि हमको इसका डिस्टेंस निकालना है कि स्टेयर का पोल से जो बेस है उससे फुट से उसका डिस्टेंस क्या होगा। ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, की थोड़ी सी किल्लत है। अब हम यहां देखते हैं तो अब हम क्या लगाते हैं, इसमें tan 60 लगाते हैं। देखिए अगर यहाँ tan 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इट मींस AC अपॉन AD। AC इसकी वैल्यू √3 अपॉन AC कितना है 3.7 अपॉन AD। AD को हमने x माना है तो x ही कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन √3, और √3 की वैल्यू हमारी क्या है 3.7 अपॉन 1.73। इसे भी आप डिवाइड जब करेंगे तो 2.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, 2.14 ये भी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। सो इस तरह के क्वेश्चन यहां पर होंगे। ठीक है, और भी इस तरह के हम बहुत से क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यही था कि आप पहले बेसिक इसके समझ लें, सारे कोशिश करें कि एग्जांपल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जो भी एग्जांपल दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 9.1 ना, चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है, तो 9.1 के हम वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, वहां पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के अलग अलग कैसे क्वेश्चन हैं, क्या नहीं है, और अभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है और फिगर समझ में आ गया, बन गया, तो क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सॉल्व किया है वहां पे, और उसी का तो यूज हो रहा है यहाँ पे, कुछ और करना ही नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।